इंडिया में कोई वीडियो ही क्यों नहीं है कॉन्डम के? क्वेश्चन ये है कि जब बिक रहा है, जब आप देख रहे हो, तो फिर यहाँ की लैंग्वेज में देखने से या उसको एक्सप्रेस करने से क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब मास्टरबेशन या हिलाना कौन सी बड़ी बात है? बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के भी होते हैं कि जो मेल की स्पर्म क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मिसकैरेज हुआ। 100% सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम। परफॉर्मेंस कम है, जल्दी है और डिससैटिस्फाइड है। बेस्ट पार्ट इज डिस्कस डिस्कस एंड डिस्कस ओपन ईयरली, कान खुले और मुंह बंद। थ्रीसम इज समथिंग जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दैट अश्लील थिंग एंड दिस एंड दैट। कामसूत्र में वो मेंशन है। क्या साइकोलॉजिकली चलता है रेपिस्ट वगैरह के और इनके माइंड में? मैम, मैं चाहता नहीं हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं से किसी फीमेल के पार्ट में कुछ डाल दूँ। व्हाट इज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन? 1-1.5 मिनट से पहले ही आप निकाल रहे हो, जबकि एक एवरेज टाइम ऑफ सेक्स हैज टू बी 5 to 7 मिनट्स। क्या एक्चुअल में ऐसी कोई सेक्स पोजीशन है जिसकी वजह से किसी भी मैन का पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है? एक क्यों, बहुत सारी पोजीशंस हैं। अगर वो केवल 30 डेज तक मैस्टरबेशन करना बंद कर देते हैं तो क्या मेजर चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे? आपका जो स्टेमिना कितना भी अच्छा होगा, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई। एक्चुअल में साइज मैटर और नॉट? प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा मेहता, जिनसे हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात की जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। रेपिस्ट के माइंड में किस तरीके के थॉट्स चलते हैं, रेप करने से पहले उनके माइंड में ऐसे कौन से थॉट्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। हमने आज बात की सेक्स पोजीशंस के बारे में, आज हमने बात की कैसे मैस्टरबेशन का आपकी सेक्सुअल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ओवर मैस्टरबेशन या नॉर्मल मैस्टरबेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए ठीक है या नहीं है। आज हमने बात की कि कामसूत्रा में थ्रीसम जैसी चीज़ें मेंशन है या नहीं है, क्या एक्चुअल में साइज मैटर करता है या नहीं करता है। इसके अलावा हमने सेक्स स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी देसी एंड ऐसी चीज़ों पर बात की जिन रेमेडीज़ के थ्रू आप अपना सेक्स स्टेमिना बढ़ा सकते हो। हालांकि जब सेक्स स्टेमिना की बात आती है तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि टेस्टो वृद्धि एंड ओलिगो, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप नॉर्मली भी कंज्यूम करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को और आपकी स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगेन दिस स्पेशल एपिसोड इज पावर्ड बाय इनारा स्किन ऐप। आई होप सो आज के कॉन्वर्सेशन में आपको जो भी पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिस इज डॉक्टर नेहा मेहता ऑन प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। एंजॉय द एपिसोड। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडीआर में। एंड मतलब मैंने अपने शो का नाम ही प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटीज इसलिए रखा है कि मैं डिस्कवरीज जो बिजनेसेस में अलग अलग चीज़ों में है उसको हम लोग रियलाइज कर पाएं और उसको हम एक तरीके से एक्सप्लोर कर पाएं कि भाई उनकी रियलिटी क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है एंड एक्चुअल में उन लोगों ने क्या उस चीज़ को लेके फेस किया है पर्सनली अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। तो सबसे पहले तो मैं शुरू यहीं से करना चाहूँगा कि मतलब इतनी बड़ी आपकी जर्नी रही है अब तक की, एंड अभी तक का आपको कैसा एक्सपीरियंस लगता है कि जब आपने जो सोचा था स्टार्टिंग में कि भाई एक विजुअलाइजेशन होता है सब किसी को लेकर, एंड स्पेसिफिकली जिस नीच में आप काम कर रही हो, इवन किसी भी नीच में जब हम लोग होते हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि यार हमें इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए ताकि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका एज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन को लेके? अब मैंने जब 2011 में अपनी स्टडीज़, जो बेसिक साइकोलॉजी की स्टडीज़ हैं, जब कंप्लीट की थी, उसके बाद होता ऐसा है कि जब आप मास्टर्स, बैचलर्स, मास्टर्स कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक स्ट्रीम ऑप्ट आउट करना होता है। ठीक है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो। जैसे यूजुअली डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं कि उनको माइंड का डॉक्टर बनना है, उनको ये करना है, उनको हड्डियों का बनना है, उनको हार्ट का बनना है। ऐसी साइकोलॉजिस्ट भी आफ्टर एन इनिशियल स्टडी दे हैव टू चूज देयर स्पेशलाइजेशन। तो वहाँ से जब मैंने स्पेशलाइजेशन अपना कपल, मैरिज, रिलेशनशिप चूज किया था, मैंने क्लिनिकल्स के बाद इसे चूज किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद। तो ऐसा विजन हमेशा से दिमाग में था कि एक समय ऐसे होगा कि देयर माइट बी लॉट्स ऑफ कपल्स सीकिंग माय थेरेपीज, मुझसे बात कर रहे होंगे, अपने पर्सनल ट्रिगर्स को मुझसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमेशा से कहीं ना कहीं ऑन द लिस्ट था, बट ये सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ इतना डीप चला जाएगा वो विजुअल नहीं था। ओके कपल से रिलेटेड जरूर था, बट जब मैंने कपल सेशंस करने शुरू किए, काफी सारे कपल से मिली, तो समझ में आया कि चाहे वो किसी भी तरह की डिस्कशन है, उसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं इंटीमेसी ब्लॉकेज की वजह से होता है। ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोगों को लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल, इंटीमेसी सिर्फ सेक्सुअल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हम
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो इमोशनल सेंस पे भी है, वो मेंटल सेंस पे भी है, वो फाइनेंशियल सेंस पे भी है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल सेंस में भी है। तो जब आपके सारे लेवल ऑफ इंटीमेसी कनेक्ट कर जाते हैं तो अल्टीमेटली एक अच्छा सेक्स परफॉर्म होता है। तो वो सेक्सुअल इंटीमेसी या फिजिकल इंटीमेसी का पार्ट है। तो जब मैंने धीरे धीरे सेशंस करने शुरू किए तो समझ में आया कि इस चीज का सबसे बड़ा लैक है, जबकि ये वो चीज है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते लेकिन करते सबसे ज्यादा है। एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी हो गई तो रोज भी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो जब धीरे धीरे वहां पे डेवलप करना शुरू किया तो समझ में आया कि इसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, इस पे बात करने वाला कोई नहीं है, और इसके ना तो कोर्सेज है और ना तो स्टडीज है इंडिया में। और फिर अपनी भाषा में तो कोई कोर्स नहीं है। अभी तक ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो किसी साइकोलॉजिस्ट छोड़ो, एक बेसिक किसी भी एक ऐसा ह्यूमन जो बैचलर्स मास्टर्स के बाद सेक्सुअल इंटीमेसी में इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में कोर्स है ही नहीं। ओके। यस, एक भी नहीं है। जबकि कामसूत्रा हम लोगों ने ओरिजिन किया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है, तो सबसे ज्यादा सेक्स हम लोग ही कर रहे हैं। तो हमारे पास इस चीज की गाइडेंस के लिए कोई कोर्स ही नहीं है, क्योंकि एक बेसिक मेमोरेंडम हमारे दिमाग में सेट है कि इसके लिए सिखाने की क्या जरूरत है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इट इज एज सेस कि क्या आपको खाना बनाना अपने आप आ जाएगा? ठीक है, ये भी तो हम रोज ही कर रहे हैं। क्या हमें घर की सफाई करना अपने आप आ जाएगा? सूनर एंड सूनर यू स्टार्ट डूइंग इट मोर एंड मोर, आपको समझ में आता है कि ये चीज ऐसे होती है, ये मसाला ऐसे डलता है, इसको ऐसे और करेंगे तो बेहतर होगा। तो जितना प्रैक्टिस और सीखते जाते हैं उतना बारीकी से और अच्छा करते जाते हैं, उतना आपको संतुष्टि मिलने लग जाती है। तो ये चीज जब समझ में आने लगी कि इस पे काम नहीं हो रहा है तो व्हाई नॉट मी, जब मेरे को ये करना ही है तो मैं क्यों नहीं। और फिर इसमें मेरे को सहारा मिलता गया, जब मैं कंटेंट डालने लगी और वो धीरे धीरे लोगों ने भी अप्रिशिएट किया तो समझ में आ गया कि ये रह गया था और मैं अब इसे कवर कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर वो हाथ से हाथ जुड़ते ही गए और रास्ते अपने आप बनते गए। मैम अभी जैसे लाइक हमारी कॉन्वर्सेशन जस्ट शुरू ही हुई है एंड मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करती हो सारी चीजें, और जितना मतलब ओपनली, मतलब बहुत कम लोग इंडिया में हैं जो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा वो है। इनिशियल डेज की अगर मैं आपकी बात करूं, जब आपने शुरू नहीं किया था, आप थोड़ा सा कॉन्शियस थी, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी कि यार क्या रिएक्शंस आएंगे, कैसे, मतलब एक तरीके से इसको लेके माइंड में कुछ था ऐसा बैक ऑफ द माइंड? इनिशियली कभी भी नहीं था। इनिशियली क्योंकि हम लोग क्या है कि साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, जब हम एक जॉब पर्सपेक्टिव में होते हैं तो हम सीधे पेशेंट से नहीं मिल रहे होते हैं। या तो कोई हमारे ऊपर कोई साइकियाट्रिस्ट है या कोई डॉक्टर है, उनके पास पेशेंट आता है और फिर वो हमें रेफर करते हैं। सिस्टम यही है, ठीक है। तो किसी कपल का कोई इशू है, वो एक डॉक्टर के पास गया, उसने बोला जी दवाई का काम नहीं है, थेरेपिस्ट का काम है। तो धीरे धीरे बोलना वहां से शुरू हो गया था, लेकिन सबके सामने ऐसे खुल के बोलना वो एक हिचक धीरे धीरे निकला। शुरू में नहीं समझ में आया, शुरू में ऐसा लगा कि वहां भी बोलते हैं तो कैमरा, अभी तो मैं कैमरा के सामने ही बोल रहा हूँ ना, अभी मुझे कौन सुन रहा है, हाँ। ठीक है। लेकिन जब वो लाइव हो जाता है और उसके बाद जब वो कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर समझ में आया कि शिट शायद सही, मतलब पता नहीं कब बोला है ना। मैं अभी आज सुनी रही थी, एक मल्लिका शेरावत जी आजकल बहुत सोशल मीडिया पे आने लगी हैं, शी इज डूइंग पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पास किया है कल परसों ही कि आज जो ये नौरा कर रही है या ये लोग कर रहे हैं, ये मैं बहुत पहले कर चुकी, है ना। तो उस समय भी शायद उन्होंने, जब उनका पहला वो सीन या आया था तो इट क्रिएटेड अ बज, है ना। तो वो, लेकिन यूथ का माइंडसेट वहां से डेवलप होना शुरू हो गया कि मूवीज में ऐसा भी आ सकता है। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, चीटिंग इन कपल्स चल रहा है, इट इज बीइंग देयर। तो जब मैंने बोलना शुरू किया, शुरू शुरू में क्या, आज भी इतने मैसेजेस आते हैं जिनको पढ़ के ऐसा लगता है शिट बंद कर देना चाहिए, है ना, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उन अगले 4 कमेंट्स के बाद जब अच्छा आता है तो इट गोज वेल। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा विजन कमेंट्स पे डगमगाना था ही नहीं। मुझे मजा आ रहा था बेस्ड ऑन, या मुझे अच्छा लग रहा था बेस्ड ऑन कि बहुत से लोग मुझसे हेल्प ले रहे हैं, राइट, ठीक है। मैं उनसे रुक ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अच्छी कंसल्टेशंस आ रही थी। मुझे सुकून मिलता था कि मैं आज दिन में 4 कपल्स 5 कपल्स को देख के सोई हूँ, तो आई एम गेटिंग गुड। अब वो पता ना, आपका एक तरफ से आ रहा हो तो दूसरी तरफ से नेगेटिव है, तो एंड सेकेंडली मैम ये भी लगता है मुझे कहीं ना कहीं इसमें कि
बाहर वाले मतलब जो सबसे बड़ा हमारा बैक ऑफ द सपोर्ट होता है वो हमारी फैमिली होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, एंड व्हेन दे आर कंफर्टेबल विद अस और उन्हें इस चीज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो फिर सामने अगर 2-4 लोग बोल भी रहे हैं तो फिर हमें उसमें डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। बिल्कुल है। और मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे बोलने लगी तब हलचल मचने लगी, मैं एक काम पहले से ही कर रही थी। Right. ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे कि हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो एक होता है हमारा बिजनेस मॉडल और एक Okay. होता है हमारा ब्रांड मॉडल। ठीक है, ब्रांड क्या है, वो दिखा रहा है आपको ये जरूरत है ये, ओके लेकिन जैसे वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है तो हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरे पास जब बिजनेस मॉडल शुरू से हाथ में था तो पता चल रहा था ना कि सही काम हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि मैं शुरू से यही काम कर रही थी। बस अब ये था कि अब मैं खुल के बोलने लगी। अभी कुछ समय पहले मैंने कॉन्डम्स कैसे पहनने हैं, कॉन्डम्स कैसे डालने चाहिए, मतलब मैंने हाथ में पकड़ के वो वीडियोस बनाए हैं। अभी मैं रिफ्रेन कर रही हूँ, मेरे को बहुत से ब्रांड्स कलैब आते हैं कि आप टॉयज शुरू कीजिए और ये वो, अभी मैं उससे थोड़ा रिफ्रेन कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया तो भी मेरी फैमिली ने बोला कि नाउ इट्स गोइंग बोल्ड, है ना, सिर्फ बोलना ठीक है ना, नाउ यू आर शोइंग विद द मॉडल और ऐसे करके। बट जब मेरे को समझ में आता है ना कि मेरे खुद के रिलेटिव्स या XYZ इंस्टाग्राम पे कोई बोलता है कि मैम शायद ही किसी ने हमें बताया कॉन्डम कैसे पहनना है, इंडिया में कोई वीडियो ही क्यों नहीं है कॉन्डम के। हाँ, कॉन्डम बेचना है, कॉन्डम पे जोक्स हैं, कॉन्डम्स पे मूवीज हैं, वेरी गुड, लेकिन कॉन्डम कैसे पहनना है उसकी कोई वीडियो ही नहीं। और सारी वीडियोस बाहर के लोगों की है। आज भी आप खोलो तो देयर सो मेनी अंग्रेज पीपल टेलिंग यू हाउ टू यूज अ कॉन्डम, हाउ टू थ्रो अ कॉन्डम, हाउ टू पिक इट अप एंड एवरीथिंग। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये है कि जब बिक रहा है, जब आप देख रहे हो, तो फिर यहाँ की लैंग्वेज में देखने से या उसको एक्सप्रेस करने से क्यों क्या परेशान प्रॉब्लम हो है? रहे? राइट, बिल्कुल, जब वो धीरे धीरे रीच करने लगी और लोगों को समझ में आने लगा दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, तो फिर सब नॉर्मलाइज होने लगा। ठीक है, चैलेंजेस मुझे कभी भी ऐसे नहीं आए कि यू शुड स्टॉप इट, यू शुड नॉट डू इट, ये हमारी फैमिली को लेकर है। अब जो लोग सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम बाद, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा विजन इस गांव इस शहर का है ही नहीं। मेरा विजन हर उस ये चीज मैं कल डिस्कस भी कर रहा था, जब मैं बैठा था मैं सोच भी रहा था कि शायद मुझसे किसी ने, मैं जहाँ स्टे किया था तो मैंने मतलब जहाँ मैंने होटल में स्टे किया एक्चुअली आपको बताऊं, सो उनसे जहाँ ओनर थे ऐसी रैंडम डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मतलब मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद कभी इवन NCR को लेके भी सोचा होगा, काम किया है। अब वो विजन है नहीं कि भाई इंडिया इतना बड़ा है, इवन वर्ल्ड वाइड भी हम उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अभी जब मैं आपके वीडियोस देख रहा था ना, मैं और वो रैंडम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मुझे लगा कि पहले पूछना चाहिए, मुझे शायद वो दिमाग से निकल जाए फिर, कि जैसे आपने बोला ना कि अभी इस चीज को लेके कि कॉन्डम पहनना कैसे, इस चीज को जब मैंने सिखाना शुरू किया, शायद आपका कोई कोर्स है एज आई रिमेम्बर उस चीज को लेके कि हाउ टू डू सेक्स, तो उस पर मैंने कुछ कॉमेंट्स पढ़े ऐसे लोगों के, अच्छा अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मतलब उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे लोगों के लिए आपका? हाँ, तो मुझे लगता है ये चीज सीखनी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, अगर आपको देखो आपने सीखा किससे, आपने किससे सीखा, या तो आपने कुछ देखा, ठीक है, और आपने देखा और आपको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन किस लिमिट के बाद करना ठीक नहीं है, किस तरीके से करना है, कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, किस तरीके से उसे और प्लेजरेबल किया जाए, ये कौन डिस्कस करेगा। और अगर आपको कोई जरा सा भी फीडबैक देता है, स्पेशली पुरुषों को इसको लेके बहुत ज्यादा उनके ईगो हर्ट होते हैं, इवन फीमेल्स को भी आप बोल दो तूने ठीक नहीं किया, तेरे से होता नहीं है, तो दैट क्रिएट्स सच अ वर्थ क्वेश्चन कि मेरे ऊपर क्या बोला जा रहा है। तो जब आपको फैसिलिटी, ऑब्वियसली पहले तो इंडिया में ये प्रोफेशन या इस चीज के बारे में सिखाना ही अपने में हंसी वाली बात हो रही है कि भाई क्यों सिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री सेक्स काउंसलिंग एग्जिस्ट करती है और जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मास्टरबेशन या हिलाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा उस पर सिखाने की जरूरत है? हम तुम यही बोलें कि क्या हो गया फिर, दिस इज पर्सनल थिंग, बट देयर आर लॉट्स ऑफ मेल्स हु आर डूइंग रॉन्ग मास्टरबेशन। वो थाइज रब करके कर रहे हैं, या प्रोन कर रहे हैं, उल्टा रगड़ के कर रहे हैं, वो अपनी फोर स्किन को एक्सेसिवली पीछे खींच रहे हैं, ठीक है, या फोर स्किन के पार्ट को टच ही नहीं कर रहे, सिर्फ टेस्टिकल से मास्टरबेट कर रहे हैं, या फिर सस्टेन मास्टरबेशन कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल निकलने लगता है दे स्टॉप इट, और वो बार बार करते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी सीमेन क्वालिटी इंपैक्ट होती है। तो इतने तरीके के गलत मास्टरबेशंस हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि इसको सिखा के ही क्या हो जाएगा? ठीक है, जब मैंने वो कोर्स डेवलप किया, एंड ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल से हिंदी में इंडिया का ये पहला कोर्स है जिसका मेरे को 2 महीने में मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा था। ओह माय गॉड।
और जबकि एक तरफ लोग मतलब आई थिंक ये तो वो वाली बात हो गई कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल, मेरी कि- ई बुक्स हैं, मेरी आई हैव रोट अप्रोक्सीमेटली 18 ई बुक्स, पोजिशन से लेकर हाउ टू स्पाइस अप, ओरल कैसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, फीमेल टू मेल कौन सी पोजीशन है, एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या पोजीशंस हैं, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी ई बुक्स लिखी हुई हैं। और वो क्या आपके फोन में डाउनलोड हो जाती हैं, आपको किसी को दिखाने या डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है। आपने बाय किया, आपके फोन में डाउनलोड हो गई, 7 डेज बाद वो ईमेल भी रेज हो जाता है कि आपके ईमेल में भी नहीं बचा रहेगा, बस वो आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। मैंने ये स्टार्ट किया था जनवरी में, ओके, इसी जनवरी 24? इसी जनवरी 24 में हमने इसको सही से स्टार्ट किया है, पूरा फुल फ्लेक्स्ड। और ट्रस्ट में मेरे को लगता है कि मेरे सेशंस या मेरे यूट्यूब से ज्यादा शायद मैं उनसे अर्न कर लेती हूँ। मैम मतलब हालांकि आपके अब तक के जितने भी सेशंस हुए हैं वो सेक्सुअल टॉपिक्स को लेकर हुए हैं, बट अभी मैंने लाइक एक और जैसे पॉडकास्ट किया, और मेरा अब तक का जो बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा बिजनेस वाला ज्यादा रहा है, मतलब मैंने बिजनेस पर्सन्स के साथ ज्यादा किए हैं। थोड़ा सा मतलब मैं इसको बिजनेस की तरफ बस लेके जाना चाहूंगा, ताकि जो ऑडियंस, जो बच्चे खास करके मेरी एज के हैं, लड़कियां हों, स्पेसिफिकली लड़के हों जो आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो थोड़ा सा उस पे बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि जब आपने इस इंडस्ट्री में एक्सप्लोर किया, देन आपको समझ में आया कि यार इसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी मेरे सामने कितने सारे पोटेंशियल्स खुलने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपने कॉन्डम वाला एग्जांपल दिया कि आपने दिखाया मतलब प्रैक्टिकली, देन बहुत सारे ब्रांड्स इस तरीके के अप्रोच करने लगे। सो मैं क्विक टिप्स ऐसी कुछ चाहूंगा एज अ इनिशियल पर्सन जो आपको देख रहा है और इस चीज में आना चाहता है, बट उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। तो किस तरीके से उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको बहुत आसानी से, बट इट इज अ रोड विच इज नॉट टेकन बाय पीपल, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है जैसे एक बोलता है ना दुकान पे जाके बैठना है, तो पता है कि पापा भी बैठते थे तो मैंने जाके बैठना है, वही पर्टिकुलर चैलेंजेस होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। ये कुछ ऐसा रास्ता है जिसमें खुद बिल्कुल ग्रेव कर करके बनाना पड़ रहा है, इसका खुद डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीखा सिखाया प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत मेहनत इसमें है, प्लस चैलेंजेस ऑफ फेसिंग द सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी अगर मैंने अभी तक, मैं मार्च से पॉडकास्ट करने शुरू किया है, अभी तक मैं शायद 25-30 पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। उन सब में से कितने ऐसे हैं जो ये बोलते हैं मैम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, हमें डर लग रहा है और हमें शर्म आ रही है, ठीक है। तो कितनों को तो मैंने ऐसा बोला है कि भाई तू ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो है लोगों को पता नहीं है, ये लोग सुनना नहीं चाहते। और फिर ही उन्हीं के वापस मैसेजेस आते हैं, मैम आवर पॉडकास्ट टर्न्ड आउट टू बी 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप खुद का बैरियर नहीं हटाओगे वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो पहले तो फेस करना, चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ मेल थोड़ा सा फिर इजी है, बट बीइंग अ फीमेल तो और ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद इसकी स्टडीज आप जितना डीप में करते जाओगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि जिन चीजों के बारे में आज आप सुन के हा कर रहे हो, थ्रीसम इज समथिंग जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दैट अश्लील थिंग एंड दिस एंड दैट, कामसूत्र में वो मेंशन है, ओके, हमारी बुक्स में वो मेंशन है। जिस मास्टरबेशन को आप गाली दे रहे हो और बोल रहे हो कि ओ माय गॉड, और कितने लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम चैनल 4-4 मिलियन कर लिए एंटी मास्टरबेशन का बीड़ा उठा के, राइट, उनको कोई ये जाके बताए कि मास्टरबेशंस, ठीक है, ये हस्पंदन हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। सीरियसली? यस, द बुक हैज एवरीथिंग, उसमें सब है कि आप अपनी डिजायर्स के लिए कैसे कर सकते हो। इवन द फीमेल कैन हेल्प यू विद दैट, वो भी उसके अंदर लिखा है। तो ऐसा कहीं, ये मैंने खुद से नहीं बनाया कि मेरा मन था और मैंने वो वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। साइंस और हिंदू माइथोलॉजी, मैंने दोनों को चेक करके ही वीडियोस प्रेजेंट करी हैं। और मेरी हर वीडियो ये बोलती है तुम्हें करना है कर लो, एक लिमिट मैं आपको यहाँ बांध रही हूँ, वी आर नोबडी टू जज यू, ठीक है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, सोचो, मुझे लगता है अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी सीए टॉपर, ओके, दैट मूवी, दैट होल सीरीज इज ऑल अबाउट अ मेल जिसके पास इनकम का प्रॉब्लम था और वो जिगलो बन गया, वो फीमेल सर्विसेज दे रहा है।
और आपको नेटफ्लिक्स पे ये ओपनली सीरीज अवेलेबल है, सबसे ज्यादा देखी हुई सीरीज है, टॉप 1 रेटेड सीरीज में आप उसे देख रहे हो, जहां एक पुरुष के 2 बच्चे हैं, मैरिड है, पैसे के लिए वो फीमेल को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक है। पूरी उसकी जर्नी उसमें इलस्ट्रेट की गई है कि फीमेल को क्या चाहिए, उसके प्लेजर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों फीमेल्स को अपने घर से वो नहीं मिल रहा होता जो वो पे करके ले रही हैं। तो जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लोग उसे देख रहे हैं, फिर कोई अगर एजुकेटर आपको इसके बारे में आके बता रहा है तो आप हो शर्म करते हो, या तो आप देखो ना या क्वेश्चन ना करो। बट यह है कि उसमें जाके किसी को गाली नहीं दे सकते, और यहाँ पे कोई सामने ही बैठा है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आपको कमेंट करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, और मेरे को फिर इम्पैक्ट ही नहीं करता। आज जब सारे जितने भी लाफ चैनल्स हैं, कॉमेडी गिग्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी कॉमेडियंस हैं, दे आर टॉकिंग वेरी ओपनली अबाउट पीरियड सेक्स, अबाउट सेक्स तो बहुत कॉमनली, देन अबाउट मास्टरबेशन, देन अबाउट थ्रीसम। इतने कॉमन मैंने सुने हैं कॉमेडियंस को स्टेज पे ऐसे परफॉर्म करते हुए देख के। अभी मैंने हर्ष गुजराल का एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा था जहां वो बात कर रहा था कफिंग के बारे में, है ना, हाथ बंद करके करने वाले के बारे में। जब वहां सुन के खुश हो रहे हो, लेकिन जब आपको कोई सिखा रहा है कि जब आप कफ करके अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो, तो वो अश्लील कैसे हो सकता है? इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको वो हा है और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड ये तो फिर 10 लोगों तक फैलेगा। उसे वहां से भी तो समझ में आ रहा है, यूथ तो नो एवरीथिंग, बस आप कहीं ना कहीं अपने बैरियर्स के लिए क्वेश्चन करते हो, और वो धीरे धीरे जब आप ओपन हो जाओगे तो पर्सनली मेरा जो इसमें ऑब्जर्वेशन है आपको लेके, अगर मैं बात करूं, जो जैसे आप बता रही हो सामने वाले की तरफ से जो प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है एक तो फीमेल हाउ शी कैन टॉक अबाउट लाइक दिस इतना ओपनली, हाउ शी कैन, क्योंकि इंडिया में एक रहा है शुरू से फीमेल्स को लेकर, उन चीज़ों को लेकर, और खास करके इन तरीकों को चीज़ों को लेकर कि एक तरीके से कमरे बंद वाली चीज़ टाइप में कि एक पर्दे में रहना, ये सारी चीज़ें, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को हर्ट करता है, उनके पर्सनल ईगो को हर्ट करता है कि एक तो लोग इतना देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंड ये बात कैसे कर सकती है इसके बारे में इतना ओपनली, तो वो उनका कहीं ना कहीं ईगो मुझे लगता है हर्ट होता है इस चीज़ को लेकर। एक ये प्रॉब्लम भी शायद कहीं ना कहीं, ईगो तो आई थिंक मेन का हर्ट होता है, ये डेफिनेटली कोई भी औरत जब आगे बढ़ती है, बी इट एनी वुमेन, बिकॉज वी आर इनटू अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो कहीं पे भी बढ़ रहा है तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन है। बट अभी हम यहाँ मेल्स को स्पेशली ब्लेम ही नहीं कर रहे, हम वो भी बात करते हैं, कई ऐसे सेशंस हैं, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एक पुरुष ने अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करने के लिए या अपनी फीमेल के साथ कलेश हो रहे हैं बहुत एंड एवरीथिंग, तो उसने मेरा सेशन बुक किया, ठीक है, उसने सेशन लिया और उसने बोला कि मैम आई थिंक मेरी वाइफ भी आपसे बात करेंगी तो हम एटलीस्ट अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। स्टार्ट ऐसे हुआ कि वो उसे ब्लेम कर रही थी, तुम्हारे अफेयर्स हैं, वो कहता है ये होता है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी वाइफ से भी बात करती हूँ, हम एक कपल सेशन करते हैं ताकि आप दोनों की क्वेरीज को मैं सुन के उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो होता क्या, ये आदमी मान गया, इसने पे किया, सब हो गया। उस औरत ने बोला हाँ तुम्हें तो काउंसलर भी ऐसी मिली है जो सेक्स के बारे में बात करती है ताकि तुम अपनी इच्छाएं पूरी करा सको। अंडरस्टूड कि जब फीमेल, दैट विल बी सो गुड कि फीमेल को फीमेल काउंसिल कर रही है, उसकी वाइफ के लिए तो मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर हूं ना कि वो मेरे से बात करेगी तो वो अपनी डिजायर्स के बारे में बात कर पाएगी। बट यहाँ पे तो उल्टा सर्कल है, उन्हें लगता है कि नाउ यू आर टॉकिंग टू अ फीमेल क्योंकि आप मेरे से अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हो। तो अब ये भी एक चीज है दैट फीमेल वर्सेस फीमेल इज ऑल्सो अ किस्सा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है ना, ये शायद फीमेल मेल की साइड लेकर कुछ करना चाह रही है, तो ये तो चलता रहेगा। व्हाट आई नो इम्पोर्टेंटली इज जिसे मेरी जरूरत है वो बोल नहीं रहा लेकिन वो उसे यूज कर रहा है, वो उसकी लाइफ बदल रही है, वो खुल के नहीं बोल रहा, वो खुल के इंस्टाग्राम पे ट्रोल नहीं कर रहा, वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस में आके मुझे बोल रहा है दैट आई हैव डन दिस, मेरी लाइफ अब बेटर हो गई है, मैं ये चीजें सीख रहा हूँ, मेरी मैरिज बेटर हो रही है, मुझे ये डर कम लग रहा है। वो अब खुल के बात कर रहा है और वो एडुकेट भी हो रहा है कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि 10 लोग क्या बोल रहे हैं और 2 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब उससे ऊपर आ गए एक टाइम के बाद ही हो जाता है। एंड दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे माइंड में थी, क्योंकि मैं स्पेशली आपको सबसे पहले एज अ थेरेपिस्ट के तौर पर ही देखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपने वही शुरू किया। एंड मैं ऑनेस्टली मतलब बहुत टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ इंटरनेट पर। अभी बीच में मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जनरेट हुए कि समटाइम जब आपके पास लोग काउंसलिंग को आते होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को लगता है कि यार शायद इसके अंदर कोई कमी है, लड़के के या लड़की के अंदर, जिस वजह से ये सेक्स करने में उतना अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। ओके, समटाइम ऐसा कोई केस आपने हैंडल किया हो जहां
आपको पता लगाओ कि लाइक लड़की इस वजह से कंफर्टेबल नहीं है कि इसके साथ पिछले पास्ट में या जैसे रेप जैसी चीजें हुई हैं या कुछ बचपन में इसके साथ ऐसा ट्रॉमा हुआ है, गलत हुआ, दैट्स व्हाई शी इज नॉट कंफर्टेबल टू डू द थिंग्स, एंड ये बता नहीं पा रही थी अब तक खुल के, देन आपके साथ उन्होंने आके शेयर किया हो। स्पेसिफिकली ऐसे केसेस को आपका प्रोसेस क्या होता है, कैसे डील करती हो आप? बहुत ज़रूरी है पहले ट्रॉमास को डिस्कस करना रादर देन उसके लिए ब्लेम करना। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसके पास्ट में कोई रिलेशनशिप ना रहा हो, वो फिजिकल कैटेगरी तक गया या नहीं गया डिपेंड नहीं करता। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसके लाइफ में कभी ट्रॉमा ना हुआ हो। मेरे को एक ऐसा इंसान ढूंढ के बता दो जो बोले मेरे को कोई दुख नहीं है अपने बचपन का, या वो पेरेंट्स को लेकर होगा, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर होगा, चाहे वो अपने कलीग्स को लेकर होगा, पढ़ाई को लेकर होगा, देयर माइट बी सो मेनी थिंग्स। तो ट्रॉमास तो हैं, लेकिन अगर वो ट्रॉमास आपको अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं होने दे रहे या सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं करने दे रहे, देन डेफिनेटली इट नीड्स टू बी सॉर्टेड रादर देन अपने पार्टनर को ब्लेम करना कि तू मुझे बताया नहीं, या तू जानबूझ के ऐसा कर रही है, या तू तेरा तो पहले किसी के साथ था अब तू मेरे साथ नहीं कर रहा है। वो पास्ट में जाके ब्लेम करने से बेटर है आज में उससे सॉल्व करो। बेस्ट पार्ट इज डिस्कस डिस्कस एंड डिस्कस ओपन ईयरली, कान खुले और मुंह बंद। ठीक है, जितना आप एडवाइस करने लग जाओगे या जितना उनको जज करने लग जाओगे कहानी उल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। मुझे पता है कि मैं पास्ट में जाके मरहम नहीं लगा सकती, ना ही कोई पार्टनर लगा सकता। ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे पति मेरे को स्कूल टाइम में हुए ट्रॉमा को आज हील नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं ये बोलने का कि तेरे को जब ऐसा डर लगे या जब ऐसा फील हो मैं हूँ। और ये भी बहुत अच्छी पार्ट जो मैंने कार्तिक आर्यन की मूवी देखी है, दैट वाज अमेजिंग मूवी कियारा आडवाणी के साथ, कि वो कर नहीं पा रही है बार बार कोशिश करने के बाद भी, तो वो कहता है कि क्या बात है, तो बोलती है मैं एसेक्सुअल हूँ। वो कहता है एसेक्सुअल क्या होता है, अब तो मैंने शादी भी कर ली तेरे से। तो वो कहती है जी मेरे को करने का ही नहीं मन करता। कहता है हे भगवान मैंने तो शादी कर ली तेरे से, अब तू मना कर रही है लड़ लड़ के। तो फिर वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया और मुझे वो हिम्मत ही नहीं हो रही है दोबारा से उस लेवल उस कंफर्ट तक पहुंचने की। तो कार्तिक आर्यन से बहुत टाइम देता है कि टेक योर टाइम, गेट रिजॉल्व। तेरे को 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं हूँ। ठीक है, एसेक्सुअल से तो बेटर ही है कि तेरे ट्रॉमास के साथ मैं तुझे रिजॉल्व करूंगा। और वो अपनी फैमिली से भी फाइट करता है क्योंकि उनकी फैमिली का प्रेशर होता है हैविंग अ चाइल्ड, जल्दी करो, क्यों नहीं कर रहे, तू अलग क्यों सो रहा है। तो वो कैसे, और एक टाइम पे सब ठीक हो जाता है। तो ये कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है कि ट्रॉमास तो होंगे, ट्रॉमास को एक्सप्रेस करने का वो झिझक निकालना अपने पार्टनर का कि वो खुल के आपके आगे बोल पाए। टेकिंग टू अ थेरेपिस्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्यूशन। उससे क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। आपको हो सकता है खुद आपस में करने में 10 साल लग, थेरेपिस्ट की मदद से 6 महीने, तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस डेवलप करना और हेल्प करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। आपके पास आते हैं ऐसे केसेस में? बहुत सारे, ये तो रूटीन के केसेस हैं हमारे ट्रॉमास को लेके। ट्रॉमा को शादी से पहले थोड़ा ना, शादी के बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, पता चले कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रहा है, वो फिजिकली इन्वॉल्व हुआ है, शादी के बाद किसी के साथ गलत हुआ है, तो वो ट्रॉमा ही है। ठीक है, और ऐसे ट्रॉमास शादी के बाद हो जाएं तो और ज्यादा पेनफुल होते हैं। कई पार्टनर तो ब्लॉक ही कर देते हैं इंटीमेसी फॉर एवर। उनको पता चले उनके पार्टनर का अफेयर था या है, तो उसके बाद तो वो कहते हैं अब तू जो मर्जी कर, मैं तेरे को नहीं दूंगी, मैं करता ही नहीं। तो सोचो उसके बाद दूसरा इंसान कितना सब कुछ गो थ्रू करता है। तो ये तो चलती लाइफ है। एज अ पार्टनर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ट्रॉमास होते रहते हैं, सेक्सुअली पर्सनली पेन उतना ही करते हैं। हम फिजिकल ट्रॉमा की बात क्यों करते हैं, इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत दुख देते हैं। ठीक है, तो वो सारे ट्रॉमास एज अ पार्टनर अगर हम डील कर लेंगे तो आपकी इंटीमेसी पे दाग भी नहीं लग सकता। राइट मैम, मतलब अगर हम जैसे बच्चों की बात करें, ठीक है, तो आज भी कहीं ना कहीं किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किड्स नहीं हो रहे हैं। आप तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, IVF है एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। कहीं ना कहीं हम फीमेल पर ही ज्यादा ब्लेम करते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से कि शायद इसके अंदर ही कोई कमी होगी या कोई दिक्कत है। अब तो हालांकि थोड़ा सा लोग अपग्रेड हुए हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर चेक कराने लगे हैं, मतलब मेल्स में भी ऐसा चेक कराने लगे इन सारी चीजों को लेकर। आपको लगता है कि क्या मिसकैरेज में, ऐसा मैं पढ़ भी रहा था कहीं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के भी होते हैं कि जो मेल की स्पर्म क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मिसकैरेज हुआ? 100% मेल और फीमेल दोनों की
जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका सही होना या उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिसकैरेजेस में। स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, क्वांटिटी, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फीमेल की ट्यूब्स, फीमेल का यूट्रस या फिर ओवा प्रोडक्शन, जैसे हम कहते हैं अंडे का प्रोडक्शन, उन तीनों का भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हार्मोनल रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर बार बार चेक कराते रहते हैं हार्मोन लेवल्स। तो अगर ये सारी चीजें बैलेंस में नहीं है, आई थिंक एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट बेटर पर्सन है, बट ये अगर सही जगह में नहीं है तो मिसकैरेजेस किसी एक जेंडर की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों जिम्मेदार, बहुत सारे रोल हैं। और ना होना, मिसकैरेज भी छोड़ो, इनफर्टिलिटी भी अगर नहीं हो रही है तो वो हम समझ रहे हैं बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो दोनों जेंडर्स बराबर रोल प्ले करते हैं। ओके। एंड अगर मैं खास करके मतलब मैं देखूं, क्योंकि अब ना इंडिया में जो मुझे पर्सनली लगता है, सेक्स की बातें बहुत हो रही हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत कम हो रहा है डिजायर्स को लेके, और शायद इसी वजह से सिर्फ बातें हो रही हैं, क्योंकि वरना कहीं उन्हें मतलब थेरेपिस्ट की, इस तरीके की चीज़ों की क्यों नीड पड़ती है अगर एक्चुअल में वो सारी चीज़ें अच्छी होती। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेंस में आपको लगता है कि सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम, लाइफस्टाइल की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से? डिक्रीज सिर्फ मेंस में नहीं हो रही, फीमेल में भी हो रही है। सेक्सुअल डिजायर्स कम होती जा रही हैं, बातें बढ़ती जा रही हैं, और इस तरीके का कंटेंट कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ओके। परफॉर्मेंस कम है, जल्दी है और डिससैटिस्फाइड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इतना हो गया क्योंकि आपने इतना उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे दी कि ऐसा होना चाहिए, उतना ही अच्छा होना चाहिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए, तो डर बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, प्रेशर्स बढ़ गए, डॉक्टर्स की सेल बढ़ गई, दवाइयों की सेल बढ़ गई, लेकिन सेटिस्फेक्शन जीरो। तो बातें हो रही हैं, शायद करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन वो फेल्ड प्रयास हो जाता है क्योंकि ओवर द टाइम वो सेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। प्लस जिस हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल और चेस टू मनी है, चेस टू सेटलमेंट है, उसकी वजह से थोड़े से ईयर्स आगे की तरफ खिंच गए। ठीक है, तो अब क्या है कि जहां हम पहले 21, 22, 19 में शादी करते थे, आज पता चला 21 में शादी हो जाए तो हम ऐसे बोलते हैं कि क्या बात है, तेरे घर वालों को बड़ी जल्दी थी एंड एवरीथिंग। तो अब हम किसी को लगता है 21 में, मैं पूछने भी वाला था, लाइक ये मेरा क्वेश्चन भी था कि लाइक अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी थोड़ा सा रहता है, व्हाट इज द आइडियल एज टू बी मैरिज और फॉर द बेबीज? तो बेबीज के लिए तो डेफिनेटली बिफोर 30 इज द आइडियल एज, है ना, कि बिफोर 30 आप दोनों ही रिप्रोडक्टिव फेज में होते हो, आप कर सकते हो। अगर आप सेटलमेंट की सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो तो साइडली अपने माइंड में प्रिपेयर हो जाओ कि मैं जैसे ही 30 जंप कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आए। वी आर नॉट डिनाइंग कि हो नहीं सकता है और ऐसे लोग तो दिस है और दैट है, दिस इज समथिंग दिस मेडिकल स्टडी सेज, मैंने और आपने नहीं बनाया, मेरे को मजा नहीं आ रहा ये बोल के कि है अबव 30 आपको रेडी रहना पड़ेगा कि मैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा हूं, हो सकता है कॉम्प्लिकेशन राइज हो जाए, इट्स नॉट अबाउट मी और माय पार्टनर। तो अगर आप थोड़ा सेटलमेंट या मनी अर्निंग और इसको पहले प्रायोरिटी कर रहे हो तो सोच लेना कि इसमें टाइम लगेगा, ये उतना स्मूथ नहीं होगा जितना पहले हो गया जितना था। पहले। हाँ। और अगर मतलब इस तरफ जाना ही है और माइंड में शायद इसी वजह से ही एग फ्रीजिंग और ये सारी चीजें भी बढ़ गई हैं इंडिया में, बिकॉज़ बिल्कुल है, लेट क्योंकि मैरिजेस की वजह कॉन्शियसली से। हाँ लेट मैरिज है या मैरिज को लेके हम श्योर नहीं होते, या फिर ऐसी मैरिजेस, पहली मैरिज कोई फेल्ड हो जाती है तो हमें लगता है कि टिल वी फाइंड द राइट वन लेट्स फ्रीज, है ना, एक फ्रीजिंग कर लेते हैं। या फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नाउ वी हैव अदर मेथड्स आल्सो, वी कैन आल्सो गेट स्पर्म्स। आजकल तो स्पर्म का प्रोफाइल आ जाता है, आपको किस तरीके का स्पर्म चाहिए, तो वो उतने डोनर्स हैं और उन्हीं की प्रोफाइल जैसा आप स्पर्म कलेक्ट करके रख सकते हो या उससे आप इंसेमिनेट करा सकते हो। तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और फिर इसमें एक्सेप्टेंस है, इसमें फिर ये क्यों बोलना है कि हाँ हाँ डॉक्टर अपना बिजनेस कर रहे हैं या लोग इस बारे में बात करते हैं, जब तरीका ही यही है तो फिर एक्सेप्ट इट एंड डू इट। क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज को रिवर्स बैक तो किया जा सकता है इतने कम टाइम में, क्योंकि हर किसी के माइंड में, एक तो सोशल मीडिया आने के बाद से लोगों के माइंड में एक ये बैठ गया सेटलमेंट को लेकर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सेटलमेंट, इन सारी चीजों को लेकर। तो ये चीज मुझे लगता है कि कॉमनली इंडिया में अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड इनफर्टिलिटी रेट बढ़ने का आपको क्या रीजन लग रहा है? उसका भी यही रीजन है सेम? लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल्स हैं, द फूड वी ईट इज मेजर रीजन कि हम यहाँ बढ़ रहे हैं। प्लस कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत है हम सबको, जितना हम एसी में बैठ रहे हैं हम अपनी आप को खराब ही कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हम सब कंफर्ट की तरफ जा रहे हैं। अर्ली कंफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि यार कब सेटल हूँ और कब तो मेरे नीचे लोग काम करें और मैं ना काम करूँ।
आज से कुछ 20 साल पहले हम ये सेटलमेंट सोचते ही नहीं थे, हमें लगता था हमारे फादर अभी तक काम कर रहे हैं, हमें भी करना है। ठीक है, तो जितना जल्दी हम कंफर्ट लेवल की तरफ चले जाएंगे, जितना जल्दी हम स्ट्रेस लेवल्स को एक्सेप्टेंस में ले आएंगे कि स्ट्रेस तो चलो चलता रहेगा, काम करते रहना है, तब तक ये चीजें खिंचती और परेशान होती रहेंगी। अगर आप हेल्दी हो, आप खुश हो, आप अच्छा खाना खाते हो, गांव के लोगों के बच्चे आई थिंक शहरों से ज्यादा हेल्दी, बेहतर होते हैं, जल्दी होते हैं और खुश रहते हैं। आई गेस कम पैसे के बावजूद भी दे आर हैप्पी, और वहां के लड़के ज्यादा और बेहतर कंसीव कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम भाग रहे हैं, हमें लगता है एक हो, क्वालिटी बच्चा हो, बढ़िया बच्चा हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो सिर्फ लाइफस्टाइल के फैक्टर्स, पॉल्यूशन इतना है, आप स्ट्रेस लेवल में इतना ज्यादा, इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें। बॉडीज तो ऑलमोस्ट सबकी वही बात है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जीनोटाइप फिनोटाइप में, उनमें से किस फर्क है, बाकी सब ठीक है। मैम देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आप चाहे कितनी भी बात कर लो, अब जैसे आप खुद एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, आपको आई थिंक इतना टाइम हो गया थेरेपी देते हुए, लोगों को समझाते हुए, खास करके हमेशा फिर भी एक वही सेम क्वेश्चन अराइज होता है मेल्स के ऊपर परफॉर्मेंस इशू का। ठीक है, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूमता तो रहता है बैक ऑफ द माइंड कि यार ये चीज है, और आपके खुद के इतने सारे वीडियोस हैं इस पर। उन वीडियोस के आने के बाद भी मैं एक डिफरेंस देखना चाहता हूँ, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट यू पर्सनली फील, हाउ यू डील विद इट, मतलब आप कैसे उसको काउंसिल करती हो, देन आप कैसे उसको। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लोगों तक पहुंचे तो हम उन्हें ये बोल पाए कि परफॉर्मेंस प्रेशर और एंजाइटी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फेज में हो या आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुन लिया या समझ लिया, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर फेज या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहे। तो बेटर गेट इट सॉल्व्ड, टेक थेरेपीज एंड सॉल्व इट। ठीक है, और सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों, काम करने की एंजाइटी, खाना खाने की एंजाइटी, एंजाइटी तो हर फेज पे हो सकती है, पेपर देने की एंजाइटी, रिजल्ट की एंजाइटी, तो वो कोई ऐसा नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। अगर आपको ऐसा फील होता है और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे को परफॉर्म करते वक्त एंजाइटी होती है, जो कि पिछले 2-3-5 साल से है और मैं बिल्कुल ही फेल हो जाता हूँ, उसकी वजह से दवाइयां खा के भी देख ली और काम नहीं करा, गो फॉर थेरेपीज एंड इट विल बी सॉल्व्ड इन अनदर 3 months। इतना कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। बेटर ये है कि अपने माइंड को कन्विंस करना और अपने दिमाग में ये जो जितने भी ऊटपटांग के थॉट्स हैं जिनको आंसर नहीं मिले हुए, वंस योर थेरेपिस्ट गिव यू ऑल द आंसर्स, वो आपको कॉन्फिडेंट दे देते हैं, आप अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं और वो चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप रेजिस्टेंस हो कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, मैं तो दवाई ले लूंगा, तो सॉल्व नहीं होगा। मैम मतलब जैसे हम थेरेपी की तो बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज के पास जाते हैं परफॉर्मेंस इश्यू को लेकर। ठीक है, एंड जो मेजरली हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, खास करके अगर मैं वॉइस की बात करूं स्पेसिफिकली, जैसे सेक्स को लेकर हो गया, चाहे और भी बहुत सारी उनकी पर्सनल लाइफ्स हो गई, और आपने कहा कि भाई लाइफस्टाइल अब ऐसी हो चुकी है कि परफॉर्मेंस इशू तो उन्हें नॉर्मली कहीं ना कहीं वो चीज को इम्पैक्ट करेगा, गांव के लोगों में ये नहीं होता। एक्सरसाइजेस के थ्रू कोई ऐसा तरीका है जिससे उसको इम्प्रूव किया जा सके, बेटर किया जा सके? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कीगल एक्सरसाइज के बारे में बहुत सुना है। बेचारी कीगल एक्सरसाइज बहुत जल्दी ऐसे फेमस कर दी मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा सिर्फ कीगल ही को बेचारे को नहीं इंक्लूड करना, ऑल द पेल्विक एक्सरसाइजेस। ठीक है, जो आपके लोअर एरिया को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, बी इट स्क्वाट्स, बी इट प्लंजेस, बी इट एंड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, जो आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप जो इवन पुशअप्स कर रहे हैं, भी कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपकी लोअर बॉडी को बेटर करती है, आपके अपर स्टेमिना को इंक्रीज करती है, हिट ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, जंपिंग जैक्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में। आप उतनी सारी पोजीशंस का कॉन्फिडेंस तभी ला पाओगे जब आप अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा श्योर हो। ठीक है, आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतनी जल्दी आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन कर भी दिया, नर्व्स में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन आप अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो धीरे धीरे बॉडी उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, जहां आपको ये पता है कि मैंने मसल बनाना है तो मैंने ये करा, आज मैंने चेस्ट मारनी है, आज मैंने आर्म्स मारनी है, आज मैंने ये करना है, ऐसे ही सेम सोचो कि मैं पूरे दिन में पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करूंगा ही करूंगा, ये मैंने रूटीन में डाल लिया।
राइट। ठीक है, तो जैसे आप उसको रूटीन में डाल लोगे, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को धीरे धीरे वैसे ही ठीक कर रहे हो। अब कोई सेक्सुअल एक्सरसाइजेस कोई ऐसी नहीं है कि मैं बोलूँ 150 एक्सरसाइजेस हैं करने को। मेरी खुद एक बुक है, उसके अंदर सिर्फ 18 एक्सरसाइजेस डिटेल में मैंने दे रखी हैं। कुछ 4 या 5 सेक्सुअल एक्सरसाइजेस आप बताना चाहो जिसको करने के बाद लोगों की सेक्सुअल लाइफ बेटर हो सके। सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अनुलोम विलोम कहते हैं, भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये तो आपने करना ही करना है, जिसे हम पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे खोल के आपने ब्रीथ करना है, जितना डिटेल में ब्रीथ कर पाओ बेटर है। ठीक है, तीसरा जो हम चक्रा अलाइनमेंट एक्सरसाइज कहते हैं, ओम का उच्चारण है। ठीक है, आ यू अम, इसका आप उच्चारण कर सकते हो। ये दोनों ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, दे कैन डू इट। ठीक है, ये क्या करता है, आपका इंटरनल स्टेमिना इंक्रीज करता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी में बेटर है। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस, ठीक है, पर स्टेमिना बिल्ड करेगी। थर्ड, वेरी इजी एक्सरसाइज, वॉक। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट है तो एक्सेसिवली जॉग नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन वॉक। ठीक है, जितना वॉक करोगे आपके थाइज और आपके पेल्विक मसल्स मूव करेंगे। अदरवाइज आप साइड वॉकिंग भी कर सकते हो, स्टेपर्स, 2 स्टेप फ्रंट, 2 स्टेप बैक, 2 स्टेप फ्रंट, 2 स्टेप बैक। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा जा रहे हो, फिर थोड़ा सा उल्टा, फिर सीधा जाओ, फिर थोड़ा सा उल्टा। ये आपके पेल्विक फ्लोर को वैसे भी स्ट्रेच करेगी। सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हैं योगा में, हाथ के, पैर के, फीट टच करना है ना, छोटे बचपन में हमें स्कूलों में कराते थे ऐसे साइड से फीट टच करना, वो सारी एक्सरसाइज भी पेल्विक फ्लो को बेटर करेगी। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज है जिसमें आप अपना ब्रिज बनाते हो, अपनी कमर उठाते हो, वो हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा आप स्क्वाट्स कर सकते हो, विच इज वेरी गुड, प्लंजेस कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। ये सारी एक्सरसाइजेस कमर को देखना है। अगर आपकी सर्वाइकल में कहीं प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सरसाइजेस पे आप थोड़ा सा विराम भी लगा सकते हो, Okay. और कंफर्टेबल जगह पे कर सकते हो। अदरवाइज शव आसन में कोशिश करो कि आप अपनी नीचे की सारी मसल्स को पीछे की तरफ खींचो, इसे हम Okay. रिलैक्स्ड कीगल कहते हैं। ठीक है, रिलैक्स कीगल क्या है, लेट जाओ, अभी हम बैठे, हम अभी कर सकते हैं, हम बैठे, और कोशिश करो कि जो यूरिन और पॉटी की हमारी मसल है, ठीक है, हम फील कर सकते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचना। ठीक है, अब मैं बैठे बैठे भी कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको 10 तक काउंट करना है और रिलैक्स करना है। ठीक है, ये भी एक एक्सरसाइज है जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर सकता है, लेट के भी कर सकता है। Okay. तो इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग होती है। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली यू एबल टू गेट बैक टू गुड सेक्सुअल हेल्थ रूटीन। अभी कोलकाता जो रेप केस था, बहुत ही मतलब पॉपुलैरिटी पर इंडिया में बहुत उसके बारे में बात हुई, एंड मतलब वाकई में बहुत वो एक ऐसा सिनेरियो बना जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था। बट क्वेश्चन अगेन वही वहाँ पर इरेज होता है कि वाई, इसके पीछे का भी कुछ ना कुछ एक रीज़न रहा होगा कि मतलब शायद बहुत सारे लोगों को एक बहुत छोटी चीज़ लगती है कि ये हुआ क्यों। एंड मैंने उसके बारे में जब डिटेल्स में पता किया तो मुझे पता लगा कि जब उसको पकड़ा था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो रेपिस्ट था उसका पूरा फ़ोन लाइक फुल ऑफ पॉर्न और इस तरीके की चीज़ों से भरा हुआ था, जो उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में शायद वो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा था। मुझे अब बात करनी है आपसे लाइक कि डार्क साइड्स ऑफ पॉर्न के बारे में, कि ये ऐसे लोगों को समाज में कैसे बढ़ावा दे रहा है, मतलब कैसे ऐसे लोग निकल के आ रहा है जिनको, क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज ऐसी होती हैं, दिखाई जाती है कि लाइक दिस इज़ वेरी कॉमन और इस तरीके की चीज़ें पर्सनल लाइफ में। सेकंड क्वेश्चन मेरा फिर वही है यहाँ पर कि जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, मैस्टरबेट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट इन रियल टाइम इट इज़, आई थिंक समथिंग इज़ हार्ड, तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, देन वो फिर वहाँ पे कम्प्लीटली फेल्ड हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू क्या साइकोलॉजिकली चलता है रेपिस्ट वगैरह के, और इनके माइंड में ऐसा क्यों इतना एग्रेसिवली वो ये सब करते हैं? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली कि हम इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन हम उसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, हम वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ सोचा, हमने कुछ कंज्यूम किया, पहले चेक तो करो इसके रियलिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ये क्या है कि आपके ब्रेन को बोलते हैं कि जब आप पॉर्न देखते हो तो आपके ब्रेन को उसी तरीके का हैप्पीनेस रिवॉर्ड सिस्टम देती है जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग दे रही है। तो वो क्या है, आपकी बॉडी का वो सेंटर रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको बार बार चाहिए टू फील हैप्पी। ओके, बार बार चाहिए टू थ्राइव इन लाइफ। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार कंज्यूम कर रहे हो, मे बी आप मास्टरबेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो आप बार बार जब लूप में कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें एक लेवल तक ठीक है, हद से ज्यादा आप किसी के एडिक्शन में जाओगे प्रॉब्लम आएगी। और पेरेंट्स को भी बहुत बार पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा इस लूप में है। ठीक है,
मुझे याद है मैं जब यही कोलकाता वाले केस को बहुत डिटेल में देख रही थी, तो उनकी मदर का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही शरीफ है, क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ है। Okay. क्योंकि वो बहुत खुश नजर आ रहा है, वो हैप्पी है, वो अच्छा अर्न कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, जबकि वो रिवॉर्ड सिस्टम अंदर अंदर एक्टिवेट हो रहा है और वो चीजें बार बार चल रही हैं। ठीक है, तो पहले तो ये मेजर रीजन है कि हम क्लैरिफाई वैलिडेट नहीं करते हैं। सो इफ यू फाइंड योर चाइल्ड वॉचिंग पॉर्न, बट इफ यू फाइंड योर चाइल्ड रिसर्चिंग अबाउट इट और रीडिंग अबाउट इट, तो आई थिंक ये बेटर तरीका है। ठीक है, या दोस्तों से पूछ रहा है तो वो एक बेटर तरीका है, रादर देन अंदर ही अंदर उसे देखे जा रहा है और परेशान हो रहा है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेवल अपने बच्चों में नजर आने लगेंगे, उनके बिहेवियर्स में नजर आने लगेंगे, सिर्फ सेक्स को लेकर नहीं, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएंगे। यू विल फाइंड ऑल द रेपिस्ट वेरी एग्रेसिव। उनके कोई लड़ाई झगड़े, कोई पुराने केस, किसी को मारना पीटना, चोरी चकारी दिख रहा होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चलते चलते किया होगा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि क्राइम करने के बाद कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वो तभी आएगा जब उनके नेचर में वो एग्रेसिवनेस होगी, तो वो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल हर उसके अंदर आप ये ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, आप साइकोसिस का लेवल देख पाओगे। ठीक है, कि ये लोग ना बड़े वहमी सॉर्ट के और बहुत ही बातें घुमा घुमा के सोच सोच के परेशान हो, क्योंकि उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं किया उनके दिमाग में, और वो बना रहे हैं ऐसा होगा तो फिर भगवान जी आ जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं महात्मा हो गया, मैं ये हो गया, तो हमें लगता है अजीब सा ही है। ठीक है, चाहे हम सेक्टर 36 की मूवी की बात कर रहे हैं, तो वो कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि फिर क्या हो गया, है ना, ये तो चलता होता है। ठीक है, क्या हो गया, मैंने बच्चे मार दिए तो। ठीक है, तो क्या है कि आपका वो दिमाग ही उसी सेक्टर में है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, यू आर कनेक्टिंग टू डिवाइन, ये करोगे तो भगवान को आहुति मिल रही है और गॉड इज कनेक्टिंग टू यू, तो वो साइकोसिस फेस में चले जाते हैं, खुद को पता नहीं क्या ही मानने लगते हैं। ठीक है, एक वो चीज है। फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब इन लोगों को आप या तो बहुत ज्यादा प्यार दे दो, ठीक है, आप अच्छे से केयर करने लगो या इनके कनेक्ट में आ जाओ, तो ये आपको एक ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर आप इनका ईगो टच कर दो, आपने कुछ जोर से बोल दिया या आपने इनको हर्ट कर दिया, फिर ये आपको बहुत जल्दी विक्टिमाइज कर देते हैं। ऐसे में ऑब्वियसली आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ही माइनर फैक्टर्स हैं, बहुत मेजर नहीं है। ऐसे तो कपड़े हीरोइन भी पहन रही है, आप जाके उसके घर के नीचे थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, तो वो बहुत माइनर फैक्टर्स हैं जिनको आप मेजर बना देते हो कि कौन कैसे कपड़े पहनता है एंड ऑल। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट यू। करने वाले तो छोटे बच्चे के साथ, अपनी खुद की माँ के साथ और किसके साथ नहीं कर रहे। तो rather than saying कि it is all because of girls or it is all because of the environment they are, इनकी साइकोलॉजी ही एक अलग लेवल पर होती है और वो छोटे छोटे सिग्नल्स दे रही होती है। हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, हम इनके मुंह ही नहीं लगना चाहते और फिर ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम इनके बारे में कहानियों में पढ़ रहे होते हैं। एक चीज ये भी है, एंड मैम अभी जैसे कि हम लोग इसी चीज के बारे में कि भाई इनकी साइकोलॉजिकली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में, पॉर्न में स्टोरीज भी ऐसी दिखाई जाती हैं कि भाई कुछ नहीं होता इन सारी चीज़ों से, पहले वो थोड़ा सा रेस्ट्रेंस दिखाया एंड देन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत डीपली इनके माइंड को इन्वॉल्व मतलब इम्पैक्ट करता है और वो वैसे ही बनते भी चले जाते हैं। अगर मैं यूथ की बात करूं स्पेसिफिकली, और ये क्वेश्चंस मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा है, इवन अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, खास करके मैस्टरबेट जो लोग करते हैं और इवन जो पॉर्न भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, कि रियल लाइफ में उनको सेक्स करने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि दैट इज़ नॉट वेरी इजी कि लाइक जैसे आप हाथ से मैस्टरबेट कर रहे हो कुछ भी करो, इट इज़ आई थिंक थोड़ा सा वो उससे डिफिकल्ट रहता है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एंड सेकेंडली उसका क्या सोल्यूशन है, मतलब जो लोग अब तक ऐसा कर चुके हैं? सबसे पहले तो मास्टरबेशन रोकना होगा, थेरेपीज ऑक्यूपाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको मेंटली अपनी अर्जेस को रोकना पड़ेगा। तो एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढो और इनको कम करो। ठीक है। थर्ड, कितना भी अर्ज आए कोशिश करना है कि धीरे धीरे मैंने फ्रीक्वेंसी कम करनी है। मैं रोज कर रहा था, फिर मैं 2 दिन में एक बार करूंगा, 3 दिन में एक बार करूंगा, तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो। ठीक है। खुल के अपनी अर्जेस बोलो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि मैं तो बहुत थेरेपीज करती हूँ ऐसी, जो खुल के बोलते हैं मैम मैं चाहता नहीं हूँ बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं से किसी फीमेल के पार्ट में कुछ डाल दूं, क्योंकि आप इतना ज्यादा वो कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो कि आप खुद, आपका दिमाग क्या रैंडम बोल रहा है आप कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है। तो वो हो जाता है,
ऐसा नहीं है कि वो साइकी है और वो पागल है, क्योंकि उसका दिमाग वो क्वेश्चंस बना रहा है। तो बेटर ये है कि एक अच्छे थेरेपिस्ट से मिलो, अपने मन का ये जो सबकॉन्शियसली जो भी थॉट क्रिएट हो गए हैं, जो ग्लास भर दिया उसे खाली करो, देन स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। जब तक आपके थॉट ज्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। ठीक है। मैं किसी ऐसे इंसान को मेडिटेट करने बोल ही नहीं सकती जो इतना ज्यादा नेगेटिव है। थोड़ा सा खाली होगा फिर मेडिटेट करेगा ना, ऐसे चलते चलते नहीं कर सकता। तो पहले थॉट कम करेंगे, फिर थेरेपीज करके अपने आप को कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि आपको बहुत समय से सप्लाई नहीं मिलेगा, तो आपको जेन्युइनली अच्छे सेक्स की तरफ फीलिंग आने लगेंगी, और फिर राइट टेक्निक और राइट मेडिसिनल अप्रोच से आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज इट ऑल लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज अ डिफरेंट मेडिकल डायग्नोसिस। इसके अंदर या तो आपको संतुष्टि से पहले रिलीज हो जाता है, या फिर आप इरेक्शन ही नहीं आ रहा है और वो सिर्फ रिलीज हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट मेडिकल डायग्नोसिस कि 1-1.5 मिनट से पहले ही आप निकाल रहे हो, जबकि एक एवरेज टाइम ऑफ सेक्स हैज टू बी 5 to 7 minutes। तो दैट कॉल्स एज प्रीमेच्योर। एंड अभी जैसा भी आपने बताया कि लाइक आपने खुद अपनी बुक्स में बहुत डिटेल में 18 पोजीशंस और उनके बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में बात की है। एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है, क्या एक्चुअल में ऐसी कोई सेक्स पोजीशन है जिसकी वजह से किसी भी मैन का पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है? सिर्फ एक क्यों, बहुत सारी पोजीशंस हैं। और ऐसी पोजीशन है जैसे हम बोलते हैं कि काउ गर्ल पोजीशन, वेयर वुमेन इज ऑन द टॉप। अगर वो पोजीशन बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट प्रेशर के कारण हो रही है, मैन नीचे कंफर्टेबल नहीं है और फीमेल, क्योंकि जब हम वुमेन ऑन द टॉप कहते हैं तो लोगों को ये मिथ है कि वुमेन ऑन द टॉप मतलब लड़की ऊपर नीचे कर रही है, व्हिच इज रॉन्ग। वुमेन ऑन द टॉप हैज टू बी द ग्राइंडिंग पोजीशन, फ्रंट बैक साइड लाइन और रोल पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हो तो वो गलत है। उससे क्या होगा, पेनिस पे थर्स्ट पड़ सकता है, और अगर बॉय नीचे कंफर्टेबल नहीं है या ल्यूब्रिकेशन अच्छी नहीं है तो पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा डराने वाली चीज भी है लोगों के लिए कि लोगों को इसके बारे में जब पता नहीं होता है तो मतलब इस तरीके की चीजें कई बार उन्हें फेस करने को मिल जाती हैं। हाँ, बहुत सारे, लेकिन ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो रिपेयर नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब ठीक हो सकता है। राइट। मैम, आपके बहुत सारे सेशंस इस चीज़ पर हुए हैं, साइज और स्टेमिना के बीच में हमेशा से कंपटीशन होता हुआ आया है, और मुझे लग रहा है कि अब आज के टाइम पे ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। बट मैं एक स्टडी में पढ़ रहा था अभी, और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो लाइक यूएस की स्टडी थी जो मैं उस रिसर्च पेपर में पढ़ा, कि जहाँ पर उन्होंने कई सारे लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअल में साइज मैटर और नॉट। बट वहाँ पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि एक्चुअल में साइज मैटर करता है इन सारी चीज़ों को लेके, उसके कंफर्ट को लेके, उसके फील को लेके एंड उसके प्लेजर को लेके। सो आपका इसके बारे में क्या लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? अगर साइज बहुत ही ज्यादा कम है, लेट्स से वो 3 इंचेस इरेक्शन के करीब है, तो डेफिनेटली वो कंसर्न का टॉपिक है। आपका चाहे स्टेमिना कितना भी अच्छा होगा, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, क्योंकि फीमेल की योनि का 2.5 इंच का ऐसा पार्ट है जो स्टिमुलेशन के करीब है, वहां पे आप इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपका इरेक्शन ही 3-3.5 के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक स्टैंडर्ड 5 इंचेस का साइज है और एक है जिसका 6 है, ठीक है, तो 5 इंचेस प्लस बेटर स्टेमिना को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कंपेयर टू 6 इंचेस एंड नो टेक्निक और नो स्टेमिना, ठीक है। ये कंपैरिजन है। लेकिन अगर आप 6 और 3 का कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली 6 इज बेटर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे साइज और स्टेमिना को तब कंपेयर कर रहे हैं जब नियरली सेम इंचेस ऑफ पीनस है, ठीक है, कि 1-1/2 इंच ऊपर नीचे है। बेटर ये रहता है कि आपको सही टेक्निक्स आती हो, आपको ओरल, फीमेल की प्लेजर की बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से ओरल करना आता हो, आपका फोर्थ प्ले बहुत अच्छा हो, आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, आपको फीमेल के प्लेजर पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है, आपको क्लिटोरल स्टिमुलेशन अच्छे से पता है, आपको योनि से खेलना अच्छे से आता है, प्लस आपका जो स्टेमिना और पोजिशंस हैं वो रेगुलरली चेंज हो रही हैं और फीमेल के फीडबैक पे चल रही हैं, फिर साइज बहुत हद तक मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपने करना ही वही है तो फिर तो डेफिनेटली आपका साइज है ही मैटर का कंसर्न। एंड मतलब बिफोर द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एक एंड में मेरा एक सेगमेंट था जिसको मैं चाहता था क्लियर करना, बहुत ही लाइक मैं चाहता हूँ इसको बहुत शॉर्ट तरीके से किया जाए, जिनकी सेक्सुअल लाइफ एक्चुअल में बहुत खराब चल रही हो। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली लेकर, मेल्स को लेकर जिनको परफॉर्मेंस इशू, चाहे इन सारी चीज़ों को लेकर, इरेक्शंस को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर वो केवल 30 डेज तक मैस्टरबेशन करना बंद कर देते हैं या उस चीज़ को, तो क्या मेजर चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे?
अगर आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, इसके पीछे 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता ये कि आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप पहले भी बहुत ज्यादा नहीं किया करते थे। लेट्स से आप पहले भी हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, बहुत ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं था, और अब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है और आप इसको रिपेयर करना चाहते हो, तो 30 डेज में आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाएगी। आपकी हेल्थ थ्रू ऑल द वेज, चाहे आपकी हार्ट हेल्थ है, चाहे आपकी हेयर हेल्थ है, चाहे आपकी स्किन हेल्थ है, हर चीज धीरे धीरे रिपेयर करने लगेगी। आपको एक्टिव फील होगा, आप बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे, हर चीज बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप मास्टरबेट बढ़िया रेगुलरली करते हैं और आप एकदम से 30 डेज बिल्कुल नो नट नवंबर ले लोगे या एकदम से उसे बंद कर दोगे, तो साइड इफेक्ट्स इतने आएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ना चाह रहे हो, मेरी ये जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ये बता रही थी कि एकदम से मत छोड़ो। नो नट नवंबर, इफ यू आर वेरी एक्टिव इन अक्टूबर, विल नॉट हेल्प, ठीक है, क्योंकि आप अक्टूबर में तो इतना करते आए हो, फिर आपको नाइटफॉल्स होने लगेंगे, आपका सर घबराने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी तो मांग रही है, आपका शरीर तो मांग रहा है, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको बुरे नाइटफॉल्स, आपको बुरे सपने, आपके कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाए, रिपेयर छोड़ो, आपकी हालत बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो प्रिपरेशंस के साथ करो, छोड़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जो ब्रह्मचार्य कर रहे हैं या जिसका माइंडसेट रखते हैं, डेफिनेटली उनकी बॉडी जो कर रहे हैं उनसे हो सकता है बेटर होती हो, लेकिन एक फैमिली सुख और एक पार्टनर का सुख वो ब्रह्मचारी नहीं समझ सकता, ठीक है। वो एक अलग ही है, बच्चों के साथ रहना, गृहस्थ में रहना, वो एक अलग सुख है, ठीक है। ब्रह्मचार्य हो सकता है उसका शरीर बेहतर हो, वो उससे बेटर एक्रोबैटिक्स कर सकता हो, बेटर तरीके से पूजा में लीन हो सकता हो, वो एक नो कंपैरिजन बिटवीन गृहस्थ एंड ब्रह्मचार्यता, अलग ही चीजें। लेकिन करता करता आदमी एकदम से 30 दिन छोड़ देगा तो उसका शरीर लैप्स मार जाएगा, उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, उसके साथ प्री मेच्योर इश्यूज, इरेक्शन इश्यूज फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसने नो नट नवंबर यूट्यूब पे देख के तो कर लिया, लेकिन ये दिसंबर में फिर करेगा, फिर शुरू कर देगा, तो फिर ये 30 दिन उसकी लाइफ खराब कर देंगे, बीपी रेज हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स है। जो पहले ही कम करता है वो छोड़ने के लिए 30 दिन रोक रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी बेटर है, ठीक है। और फिर आपको हेल्प भी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर्स को बोलते देखा है कि तो सुबह जिम करने आ रहा है तो रात को नहीं करेगा, ये कर रहा है तो ऐसे नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज सेक्स एंड मास्टरबेशन डिक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, और जिम करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो जिम वाले इंस्ट्रक्टर तभी आपको बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सेव करो, क्योंकि आप जिम में बॉडी बनाना चाहते हो तो वहां यूटिलाइज करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जिम नहीं कर रहे हो तो आपको सेक्स या मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड एंड लिमिट यूज। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। एंड मैं बस अब इतना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले ये कि लाइक हमारा कॉन्वर्सेशन काफ़ी देर का रहा और सच में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इतने सारे आपके पॉडकास्ट रहे हैं अब तक, लाइक आपको क्या लगा कि हमारा कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में गया एंड व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, व्हाट यू फील? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पॉडकास्ट इज कि हमने वो बातें करी जो एक जेन्युइन, आई थिंक ऐसा ही लग रहा है कि कोई लड़का अपनी क्वेरीज लेकर पूछ रहा है, नॉट अबाउट समबडी जो कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए कर रहा है। मुझे ऐसे ही लगा कि कोई लड़का जो खुद की लाइफ में ये सब चीजें फेस कर रहा है या अपने दोस्तों से पूछ रहा है या उस कंटेंट से जुड़ा हुआ है और वो उसको आके कर रहा है। तो आई थिंक जितने भी लड़के हैं जिन्हें ये लग रहा है कि अरे ये तो सिर्फ उड़ती बातें हैं, पॉडकास्ट आर नॉट रियल, आई फाइंड इट मोर रियलिटी बेस्ड। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएबल लगा एज कम्पेयर टू जो मैंने और दूसरे पॉडकास्ट किए। एंड अगर आप एंड में कुछ स्पेसिफिक लाइक कुछ क्विक टिप्स देना चाहें व्यूवर्स के लिए? मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत यूथ यहाँ देखेंगे, तो अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स में है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, या घबराहट रेज होती है, या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली एक थेरेपिस्ट से मिलना, मुझसे मिलो, किसी और से मिलो, लेकिन अपने आप को क्लैरिफाई और वैलिडेट करो। क्योंकि अगर क्वेश्चंस खुले रह गए और ओपन नहीं रहे तो आपको ज्यादा घबराहट होगी और फिर आपके पार्टनर के लिए ये वीक पॉइंट जरूर हो सकता है। तो बेटर टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट। आज के इस अमेजिंग एपिसोड में हमने हर उस एक्सपेक्ट को टच किया जो शायद आपके मन में आता होगा। हमने इंटिमेसी के बारे में बात की, थ्रीसम के बारे में बात की, कामसूत्रा के बारे में बात की, मैस्टरबेशन के बारे में बात की, इवन साइज को लेकर भी बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है लोगों के माइंड में कि एक्चुअल में रेपिस्ट के माइंड में बिफोर द रेप किस तरीके के थॉट्स आते हैं, वो क्यों इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उस थ्योरी को लेकर हमने आज इस एपिसोड में बात की। आई होप सो आज का ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगेन मैं आपके लिए आगे ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट लेकर आ सकूं जो आपके साथ इन सारी चीज़ों पर बात कर सकें, आपको
ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के ज़रिए आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लिए ऐसे गेस्ट को लेके आना और भी बहुत ज़्यादा ईजी हो। अगेन, अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरीके के गेस्ट को मैं लेकर आता हूँ तो मैं वो क्वेश्चंस आपके बिहाफ पर उनसे पूछ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट। बाय बाय, टेक केयर।